नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के तहत अपना मार्च का करंट अफेयर को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और इसी को पूर्ण करने के क्रम में ये आज आपका पार्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि पार्ट नंबर 1 आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी उसको भी जरूर देखना। और देखो, इसके साथ साथ मैंने आपको जनवरी का, फरवरी का और जो आपने पीछे देखा था कि अगस्त 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का भी मैंने आपको करंट अफेयर पीछे पूरा करा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखना। उनसे भी आपको देखो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पेपर के लिए देखो कोई टाइम तो बचा है नहीं आपके पास। तो इसलिए आप जितना हो सकता है आप वहां पर रिवीजन करने का प्रयास करें। तो ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेनली जो बना है वो यूपीपीएससी के लिए ही बना है। और इसमें भी आपका जैसे आपका सबसे पहले पीसीएस होगा, आरओ, एआरओ, और उसके साथ साथ देखेंगे आप बीओ का, जीआईसी का। इन सब के लिए ये वीडियो जो है आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखो, इसका जो स्रोत होगा वो स्रोत क्या है, कहाँ से उठाए गए हैं ये क्वेश्चन। तो ये है आपके संसद टीवी से, पीआईबी से, द हिंदू से और द इंडियन एक्सप्रेस से, ये यहाँ से उठाए गए। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो पीछे मैंने आपको मार्च माह के 50 सवाल इसमें पूरे करा दिए थे। उसके साथ साथ मार्च माह के 50 सवालों के इसमें कुछ सवाल और बचे हुए हैं अभी। उन सवालों को हम पूरा करके आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन है विराट कोहली से लेकर। तो क्रिकेटर है विराट कोहली, आप जानते ही हैं। तो इन्हें क्या हुआ देखो, भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अर्थात जो भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर है, लक्सर पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह सब बनाती है ये कंपनी। तो ये जो है इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो जैसे आपने, मैंने पीछे बताया था कि प्यूमा इंडिया ने, कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना था। तो इन्हीं की वाइफ कौन थी? तो अनुष्का शर्मा को। तो अब इनको जो है लक्सर ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देखो, ये जो कंपनी है, जो लक्सर कंपनी है, भारतीय कंपनी है, इसने किसके साथ अपना साझेदारी की है? तो ये है जर्मनी की एक कंपनी है श्राइडर, इसके साथ साझेदारी की है। और लक्सर कंपनी का जो मुख्यालय है वो नोएडा। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि लक्सर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। नेक्स्ट है आपका वोट फेस्ट 2023। तो वोट फेस्ट 2023 क्या है देखो, चुनावी प्रक्रिया में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये निर्वाचन आयोग द्वारा वोट फेस्ट जो है लागू किया गया है। अब कहाँ? बेंगलोर में। बेंगलोर अर्थात कर्नाटक में। तो चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है हमारे राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त जैसे अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल ने चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए यह उत्सव का उद्घाटन किया है। उन्होंने चुनावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 30 घंटे के हैकाथॉन इलेक्ट्रॉन 2023 का भी उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना है कि वोट फेस्ट नाम से जो भी इन्होंने जागरूकता फैलाने का कार्य किया है वो किसने किया है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है ये कार्य। और इस उद्घाटन समारोह के दौरान जो है एक वीडियो भी चलाया गया था। एक वीडियो का नाम दिया गया था मैं हूं हम भारत के मतदाता, अर्थात मैं हूं हम भारत के मतदाता के नाम से एक वीडियो भी यहाँ पर रिलीज किया गया था। नेक्स्ट है एमएसपी। तो एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अर्थात जो हम अपने किसानों को इतना तो कम से कम दे ही सकते हैं कि जो उनकी लागत आ जाए, जो उनकी लागत आ रही है और उन्हें कुछ पैसा बच भी जाए, तो उसी को ही हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बाजार में ना तो इतनी महंगाई है कि जो खरीदार है वो परेशान हो जाए, लेकिन ना ही बाजार में इतना सस्ता हो जाए कि ताकि किसान भी वहां पर परेशान हो जाए। तो बैलेंस बनाने का कार्य किया जाता है। उसी के तहत सरकार एमएसपी जारी करती है कि यदि मान लो एक तरीके से कि 2150 रुपये गेहूं का भाव है। तो यदि मार्केट में इससे नीचे का भाव है तो आप उसे मार्केट में ना बेचें। आप उसे किस पे बेच सकते हैं फिर? आप उसे एमएसपी पे बेच सकते हैं, उसे सरकार खरीद लेगी। तो एमएसपी पे कितने पे? 2150 रुपये। लेकिन यदि आप 2150 से भी ज्यादा यदि मार्केट में भाव है तो आप वहां पर उसे फिर बेच सकते हैं। तो वही एमएसपी जो है एक बैलेंस बनाने का कार्य करता है किसान के मध्य। तो इसमें क्या हुआ? देखो, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी सरसों और चने की खरीद की घोषणा की है। तो देखो, चने के लिए एमएसपी जो इन्होंने घोषित किया है वो 5335 रुपये कुंटल है।
और जबकि सरसों पर जो घोषित किया है वो 5450 रुपये प्रति क्विंटल इन्होंने एमएसपी लागू किया है। मेक मोहन रेखा, अब देखो मेक मोहन रेखा कहाँ है? भारत और चाइना बॉर्डर पर। ये भी कह लो कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो राज्य है हमारा, वहां पर मेक मोहन रेखा है। ऊपर आपका देखेंगे तो तिब्बत वाला क्षेत्र है, हालांकि ये चाइना के कब्जे में है। और नीचे देखेंगे तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो यही है मेक मोहन रेखा। अभी इसी मेक मोहन रेखा को चाइना तो मानता नहीं है। चाइना कहता है कि प्रदेश मेरा पार्ट है। तो उसी वजह से क्या है कि अमेरिका ने इसको मेक मोहन रेखा को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। तो ये यही कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने औपचारिक रूप से अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच अंतरराष्ट्रीय मेक मोहन लाइन को मान्यता दे दी। मेक मोहन रेखा जो खींची गई थी ये 1914 में शिमला कन्वेंशन के दौरान खींची गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर किस किस के बीच, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच कन्वेंशन के रूप में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट है आपका रतन टाटा। कौन है रतन टाटा? आप जानते हैं भली बात। तो हाल ही में रतन टाटा को एक विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना अर्थात टीसीएस, टीसीएस किसकी है कंपनी? वो भी टाटा साहब की ही। तो टीसीएस की स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी। टाटा फैमिली ट्रस्ट के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति के माध्यम से भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने, लोगों से लोगों और आर्थिक संबंधों को गहरा करने और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जाएंगे इसके तहत। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो ये पुरस्कार वगैरह दिए गए क्यों दिए गए? क्योंकि जो भारतीय लोग हैं या फिर जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के लोग यदि भारत में पढ़ना चाहते हैं या भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर स्कॉलरशिप दी जाती है और वो स्कॉलरशिप टाटा एंड सन्स के द्वारा ही दी जाती है। इसी वजह से इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से नवाजा भी गया है। नेक्स्ट है नागालैंड। पीछे भी मैंने आपको बताया था। देखो नागालैंड में नए मुख्यमंत्री आए हैं चुनकर। तो वो यही बता रहा है कि नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री जो बने वो नेप्यो रियो बने। तो कभी कभी देखो जहाँ नए मुख्यमंत्री बनते हैं या नया इलेक्शन या इलेक्शन निर्वाचित होकर आते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं। तो नेपियो रियो को चुना गया है यहाँ पर। और नागालैंड में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 60 है। एनडीपी और भाजपा के गठबंधन के बाद सरकार बनी है, अर्थात यहाँ की लोकल पार्टी है एनडीपी और बीजेपी दोनों की गठबंधन की सरकार ने यहाँ पर सरकार बनाई है अपनी। और नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत ही इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 1 दिसंबर 1963 को औपचारिक रूप से इसे राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। अर्थात जो नागालैंड का राज्य के रूप में जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नेक्स्ट, बीआईएस लाइसेंस। बीआईएस क्या होता है? देखो हाल ही में भारत का पहला आग प्रतिरोध स्टील, इसके लिए देखो आग प्रतिरोध स्टील स्टील गलाने के लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसे हम बीआईएस बोलते हैं। तो आग प्रतिरोधक स्टील बनाने के लिए बीआईएस लाइसेंस जो मिला है वो सबसे पहला वो जिंदल स्टील को मिला है। और जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। इसके प्रबंध निदेशक विमलेंद्र झा है। तो दो तीन पॉइंट याद रखने के, बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी है? तो जिंदल स्टील कंपनी है। और इसका जो कहाँ है ये कंपनी? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। और निदेशक प्रबंध निदेशक जो है इसके विमलेंद्र झा होंगे। ग्लूटिन। ग्लूटिन क्या होता है? देखो ग्लूटिन एक प्रकार का, एक कह लो कि मृत्यु दंड होता है। जहां पर इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। वो किस प्रकार से किया गया? देखो गिलोटिन का अर्थ होता है मूल रूप से सिर काटकर मृत्यु दंड देने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण को संदर्भित करता है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति के दौरान ही फ्रांस में हुई थी। और विधायी बोलचाल में गिलोटिन का जो अर्थ होता है एक साथ गुच्छा बनाना होता है और वित्तीय व्यवसाय के मार्ग को तेजी से ट्रैक करना है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में काफी सामान्य प्रतिक्रियात्मक अभ्यास है ये। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गिलोटिन सीधा पूछ लेगा कि गिलोटिन शब्द का अर्थ किससे है? तो गिलोटिन शब्द का जो अर्थ है वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। सीधा सीधा पूछ सकता है कि बताइए कि गिलोटिन शब्द का संबंध जो है वो किस क्रांति से था? रूस की क्रांति से, चाइना की क्रांति से, अमेरिका क्रांति से या फ्रांस की क्रांति से? तो वहां पर आपको आंसर वहां पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैंडिडा ओरिस। कैंडिडा ओरिस क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा घातक कवक है। यह एक घातक कवक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी तेजी से फैल रहा है ये। अब यह एक बहुदवा प्रतिरोधी कवक भी है जो मानव शरीर में आक्रामक संक्रमण पैदा करने में सक्षम भी है। देखो इसे पहली बार कहाँ देखा गया था? तो इसे पहली बार जापान में देखा गया था 2009 में। सीधा पूछ सकता है आपसे कि क्या बताइए कि कैंडिडा अक्सर खबरों में रहा, ये क्या है? कवक है, विषाणु है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये क्या है?
उस संबंध में आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अंजी खान ब्रिज, तो अंजी खान ब्रिज का जो निर्माणाधीन हुआ है वो कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में बना है अंजी खान ब्रिज। तो यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल है। ये भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल होगा। अर्थात ध्यान रखना है, देखो ये पुल तो बहुत है रेलवे के भारत के, मैं जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन जो केबल आधारित बिल है, केबल आधारित जो आपका ब्रिज है वो केवल और केवल यही होगा, आपका अंजी खान ब्रिज। इस पुल से ट्रेन जो गुजर सकती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजर सकती है, और यह पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को भी सामना कर सकता है। नेक्स्ट, आईपीईएफ, इसे बोलते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। इसमें क्या हुआ देखो, जो आईपीईएफ है इसका जो आयोजन हुआ है वो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ है। इंडोनेशिया आप जानते हैं कि एशिया का देश है, आप ये कह लो कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यास्थता, संवहनीयता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। और देखो इसके स्तंभ कितने, 4 स्तंभों पर ये कार्य करता है। एक तो व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था को क्षेत्र में ये ध्यान रखा जाता है। भारत ने इन स्तंभों में से 2 से 4 तक भाग लिया है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो 1 है 2 है इसमें भाग नहीं लिया भारत ने, 2 से 4 तक इसमें भाग लिया है। और 2022 में जो इसका आयोजन जो हुआ था वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो 2023 का आपका इंडोनेशिया के बाली में, और जबकि जो आपका 2022 का हुआ है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट है न्यू गोट, इसे बोलते हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो न्यू जीपीएस क्या है देखो, हाल ही में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में की गई है। अर्थात नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग की जो स्थापना की गई है वो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में की गई है। भारतीय बंदरगाहों के लिए 2030 तक कार्गो के प्रति टन कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जो बंदरगाहों पर कार्बन उत्सर्जन होता है उसको 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कब? 2030 तक। किसके तहत? एनसीओई जीपीएस के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद। देखो जो इंटरनेशनल लेवल पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो सबको परमिशन जो मिलती है या ग्रेड जो मिलता है वो अंतरराष्ट्रीय विमानन परिषद के द्वारा ही मिलता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्ययन कार्यक्रम के तहत भारत के नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया है, और बेंगलोर और हैदराबाद को इसमें 3+ का स्तर का दर्जा इसमें दिया गया है। अधिकांश हवाई अड्डों ने 2024 तक हरित ऊर्जा 100% उपयोग और 2030 तक नेट जीरो प्राप्त करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। कोचीन हवाई अड्डा दुनिया का पहला हरित हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो कोचीन हवाई अड्डा है वो दुनिया का पहला हरित हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से सौर संचालित होता है। ये आपका मेन पॉइंट होगा। कोचीन कहाँ है? केरल में। तो केरल में जो कोचीन हवाई अड्डा है वो दुनिया का पहला हरित हवाई अड्डा है। पूछ सकता है आपसे कि विश्व का पहला हरित हवाई अड्डा कौन सा है, तो कोचीन। गजमित्र पहल, गजमित्र पहल कहाँ हुई है? देखो गजमित्र पहल जो है, कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य और हाथियों में संघर्ष की स्थिति आ जाती है। तो उसी चीज को रोकने के लिए गजमित्र पहल का जो शुभारंभ किया है वो पश्चिम बंगाल ने किया है। अर्थात मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल का जो प्रारंभ किया गया है वो पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट है अधिवक्ता संरक्षण कानून। अधिवक्ता अर्थात वकील, वकीलों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है सबसे पहले किसने? राजस्थान ने। सीधा सीधा एक ही पॉइंट आपसे याद रखना है कि अधिवक्ता संरक्षण कानून हाल ही में किसने पारित किया? तो राजस्थान ने। तो वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो राजस्थान हुआ है। फिर है मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक। तो मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक ये जो लागू किया है, ये सबसे पहले तो कुछ महाराष्ट्र ने लागू किया था, उसके बाद में छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में लागू किया है। तो हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है, और इसमें पहला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। राहुल गांधी, तो देखो हाल ही में राहुल गांधी का क्या हुआ कि लोकसभा की सदस्यता, इनकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई। कारण कारण क्या है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कटाक्ष कसा था कभी 2019 में। तो उसी का ही केस चल रहा था, और गुजरात की कोर्ट ने इनको ये 2 साल की इनको सजा सुनाई, और 2 साल की सजा के बाद में क्या हुआ, इनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। तो हाल ही में राहुल गांधी को सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द कर दी गई है।
गुजरात की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब संसद सदस्य नहीं हैं और लोकसभा सचिवालय ने 23 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की थी। इनके खिलाफ यह मामला भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 499 के तहत दर्ज किया गया था। संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के लिए अब वो अनुच्छेद जरूर ध्यान रखना है कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में कौन बताता है। अनुच्छेद 101 का क्लॉज एक और एक सॉरी अनुच्छेद 102 का क्लॉज एक और अनुच्छेद 191 का क्लॉज एक बताता है। इन दोनों अनुच्छेदों को याद रखना हो सकता है पूछा पूछा जा सके आपसे। बायो ट्रांसफिकेशन टेक्नोलॉजी, तो बायो ट्रांसफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है देखो। इससे क्या होता है कि जो ब्रिटेन ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर जो प्लास्टिक को पूर्ण तरीके से जैविक कचरे में बदलने का एक तकनीकी की खोज की है। इसी को ही हम बोलते हैं बायो ट्रांसफिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज और ब्रिटेन स्थित स्टार्टअप पॉलीमटेरिया द्वारा इस तकनीक का विकास किया गया है। इससे प्लास्टिक को पूर्णतः जैविक कचरे में तोड़ा जा सकता है। सरकार के अनुसार भारत सालाना 3.5 बिलियन किलोग्राम प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। और देखो, प्लास्टिक से संबंधित कुछ पहल भी लगाई गई है अलग अलग देशों के द्वारा। जैसे बांग्लादेश बांग्लादेश ने 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला देश बना था। अर्थात जो पतले प्लास्टिक होते हैं या सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं उन पर बैन सबसे पहले किसने लगाया था? बांग्लादेश ने। कब? 2002 में। उसके बाद में देखो, न्यूजीलैंड ने जुलाई 2019 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया है। फिर यूरोपियन संघ ने भी 2021 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर निर्देश प्रभावी किया है। अर्थात एकल उपयोग क्या होता है? जैसे हम बाजार गए, बाजार से आपने सब्जी खरीदी और उसको पिन्नी के थैले में भर कर ले आए, लेकिन पिन्नी के थैले में घर पर लाने के बाद वो पिन्नी बेकार। उसी को ही बोलते हैं हम सिंगल यूज प्लास्टिक। अर्थात केवल जब हम किसी भी प्लास्टिक का एक बार प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसे फेंक देते हैं तो उसी को ही सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक। हाल ही में भारत द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है। और दूर संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव ने इसका जो प्रारंभ किया है वो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो ध्यान रखना है कि दूर संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव है और इसका जो शुभारंभ किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। अमित शाह, तो देखो, अमित शाह ने क्या किया है? इन्होंने देखो उद्घाटन किया है, अनावरण किया है किसका? कैंपेगौड़ा, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है। इसी वजह से चर्चा में देखो जितने भी स्टेचू हैं वो आप सबको ध्यान रखना थोड़ा सा कौन सा स्टैचू कहाँ है। कभी कभी मैचिंग के लिए पूछ लेता है। जैसे 2021 वाले ने पूछा था कि पीस स्टैचू कहाँ है, जो राजस्थान वाला था वो उसने पूछ लिया था। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण बेंगलोर में किया है। भगवान बसवेश्वर एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। 12वीं शताब्दी के थे। इन्हें लिंगायत धर्म का संस्थापक माना जाता है जो कर्नाटक का एक प्रमुख धार्मिक समूह भी है। नेक्स्ट है भारत और अफ्रीकी देश। देखो, भारत और अफ्रीकी देश का हाल ही में अभी मीटिंग हुई है। इसमें देखो क्या क्या हुआ, कितने ने शामिल लिए हुए। तो हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देश के 81 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख भी मौजूद थे। उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग तंत्र के हिस्से के रूप में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना और उन्हें सुधारना। नेक्स्ट, यूपीआई। अभी अभी हाल ही में देखो न्यूज में रहा था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्यों? क्योंकि जो वॉलेट में पैसे रखते हैं, जैसे आपका गूगल जीपे हो गया, आपका फोन पे हो गया, अमेजन हो गया, ये सब क्या है कि इन्होंने अपना वॉलेट बना रखा था। तो इसमें इन्होंने कहा है कि यदि आप वॉलेट से मनी ट्रांसफर करते हैं तो उस पे आपको 1.1% का शुल्क लिया जाएगा। किसने ये गाइडलाइन जारी की है? यूपीआई ने। लेकिन यदि आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के माध्यम से तो वहां पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो वो इसी के बारे में बता रहा। तो एनपीसीआई बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार यूपीआई के द्वारा वॉलेट से मनी ट्रांसफर करते समय उस पर 1.1% का शुल्क लिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति यूपीआई के द्वारा खाते से खाते में मनी ट्रांसफर करते हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और ये जो नियम है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। भुगतान और ये और है निपटान अधिनियम 2005 में 2005 क्या कहता था? देखो, भुगतान के साधन के रूप में यूपीआई जो साधन के भीतर या उस पर संग्रहीत मूल्य के विरुद्ध धन वित्तीय सेवाओं और प्रेषण हस्तांतरण सहित वस्तुओं और सेवाओं को की खरीद की सुविधाएं प्रदान करता है। यूपीआई भुगतान वॉलेट जैसे पेटीएम है, अमेजन है, फोन पे है इत्यादि, और इसके साथ साथ स्मार्ट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, चुंबकीय चिप्स वाउचर आदि के रूप में नियमों के
अनुसार बैंकों और एनबीएफसी यूपीआई जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनपीसीआई के बारे में आप देख सकते हैं, देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। तो यह एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका स्वामित्व भारत के प्रमुख बैंकों के एक संघ द्वारा साझा किया जाता है। यह भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक छाता संगठन है। उद्देश्य भारत में सुरक्षित, संरक्षित और कुशल खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करना है। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा भी देना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारत बैंक संघ, जिसे बोलते हैं आईबीए, द्वारा 2008 में की गई थी। किसकी? एनपीसीआई की स्थापना जो हुई थी वो 2008 में हुई थी, आरबीआई और आईबीए के द्वारा। अब यह यूपीआई, नेफ्ट, आईएमपीएस, बीबीआई, तो ये सब जो है आपके मनी ट्रांसफर करने के ही एक तरीके से प्रोडक्ट होते हैं। तो और इन अन्य सभी उत्पादों को और सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एनपीसीआई के द्वारा ही इनको परमिशन दी जाती है मनी ट्रांसफर करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखो कुछ महिला दिवस हैं, कुछ महिला दिवस के मार्च महीने के जो दिवस है मैं उनको यहीं पूरा करा देता हूँ कि दिवस कौन कौन से। जैसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस देखें तो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन यदि आगे देखेंगे तो यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार 1975 में मनाया गया था यूएन के द्वारा। थीम जरूर ध्यान रखनी है, हैशटैग एम्ब्रेस इक्विटी, अर्थात समानता लाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। तो पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को अमेरिका में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में ये 8 मार्च से मनाया जाने लगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। थीम थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 वाले पेपर में भी आया था। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा समूचे विश्व में मनाया जाता है। और थीम जरूर ध्यान रखनी है, एक्सीलरेटिंग चेंज, अर्थात त्वरित परिवर्तन बोलते हैं इसको, त्वरित परिवर्तन। इसका विचार सर्वप्रथम 1992 में रियो डियो जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, लेकिन इसे 1993 से मनाना प्रारंभ किया गया है। कब से मनाया जा रहा है? 1993 से। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो थीम जरूर ध्यान रखनी है, एक्सीलरेटिंग चेंज। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? देखो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और थीम भी ध्यान रखनी है, आई लव स्पैरो। इसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। और इसकी जो राजनीति मनाने के, देखो एक थे मोहम्मद दिलावर ने गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए द नेचर फॉर एवर सोसाइटी की स्थापना की थी 2008 में। टाइम पत्रिका ने उन्हें उनके प्रयासों के लिए एक संरक्षक नायक का नाम भी दिया था। तो 2-3 पॉइंट यहाँ भी याद रखने हैं। विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात टीबी दिवस, टीबी डे हम कब मनाते हैं? भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? डब्ल्यूएचओ ने कब तक रखा है? देखो डब्ल्यूएचओ के अनुसार तो 2030 तक है, लेकिन भारत ने टीबी को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2025 तक ही रखा है। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? जागरूकता फैलाने के लिए विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं ये। और इंग्लिश में जरूर याद रखना थोड़ा सा, यस वी कैन एंड टीबी। तो डब्ल्यूटीओ ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा है वो 2030, जबकि भारत ने यह लक्ष्य 2025 रखा। संपूर्ण विश्व के 26% टीबी रोगी भारत में मिलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि 100% रोगी हैं टीबी के पूरे विश्व में, तो 26% भारत में आपको देखने को मिलेंगे। 1982 में इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व टीबी दिवस की स्थापना की थी। और वो वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन जो हुआ है वो वाराणसी में किया गया। मेन मेन पॉइंट आपका यही है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ किया गया था? तो वाराणसी में किया गया था। विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस तो 23 मार्च को मनाया जाता है। अर्थात 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आधिकारिक गठन की याद में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है अर्थ आवर डे। देखो अर्थ आवर डे क्या होता है? साल में हम लगभग ये मान लो कि आधे घंटे के लिए लाइट को बंद कर देते हैं, अपने सारे घर की लाइट बंद कर देते हैं, तो उसी को ही हम अर्थ आवर डे के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, कैसे हुआ? देखो यह एक वैश्विक जमीनी स्तर का आंदोलन है जो लोगों को पर्यावरण के मुद्दों पर कार्रवाई करने और ग्रह की रक्षा करने के लिए एकजुट करता है। इसे वर्ल्ड लाइफ फंड द्वारा आयोजित किया जाता है, अर्थात WWF द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा इसे आयोजित किया जाता है।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक लाइट आउट इवेंट के रूप में की गई थी। और थीम जरूर ध्यान रखनी है, हमारे ग्रह में निवेश करें। WWF को भी देख ले सकते हैं आप। देखो, WWF की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ग्लेड में है। और इसी संस्था के द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी भी की जाती है। तो ये पॉइंट आपका मेन बनेगा कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो WWF के द्वारा ही की जाती है। देखो, ये तो हो गया आपका मार्च माह का करंट अफेयर। अब पार्ट टू का, अर्थात पूरे मार्च महीने का आपका करंट अफेयर ही समाप्त हो गया। जो भी इसमें आप ये मान लो कि 85 से 90 सवाल बने होंगे लगभग। तो ये आपके लिए मेन मेन होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। यदि आप लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता है, तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मैंने आपको पीडीएफ, कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी है। तो यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो वहां से अभी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। मेल का लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।